प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। 3 दिन पूर्व ही हमने और आपने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। लेकिन आज़ादी पाने के लिए संघर्ष करने वाले हमारे नायकों ने जिस तरह के भारत, जिस तरह के लोकतंत्र, जिस तरह के हिंदुस्तान की कल्पना की थी, वह अभी दूर है। जैसा हिंदुस्तान बनाने का सपना देखा था, वह पूरा नहीं हुआ है। हमारा सपना इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया। खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने वाले और कहलाने वाले मीडिया ने भी अपनी भूमिका का सही ढंग से व न्याय संगत निर्वहन नहीं किया। मीडिया का दायित्व था सत्य को सत्य कहना, लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, और साथ में यह बात भी याद रखनी थी कि जर्नलिज्म शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू पब्लिक सेंटिमेंट बट अकॉर्डिंग टू ट्रुथ। भारतीय मीडिया के एक बड़े वर्ग ने, समाचार पत्रों के मालिकों व चैनल्स के मालिकों ने ऐसा नहीं किया। अधिकांश मीडिया मालिक सत्ता की गोदी में बैठ गए। हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ मीडिया घराने विपक्ष के मोहरे भी बने, मगर निष्पक्ष राह पर चलने वालों की संख्या लगातार कम होती चली गई। अखिल भारतीय स्तर पर बात करें और अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश मीडिया घरानों ने अपना दायित्व छोड़कर मोदी का गुणगान करने और एक खास उद्देश्य हासिल करने वाली पत्रकारिता का रास्ता चुन लिया। ये खास उद्देश्य छुपा हुआ नहीं है। सरेआम बेशर्मी के साथ मीडिया घराने लोगों को ज्योतिष के नाम पर, पाखंडी धर्मगुरुओं के नाम पर अंधविश्वास की ऐसी घुट्टी पिला रहे हैं जो महान भारत को विज्ञान की दिशा में ले जाने की बजाय धर्म के डर की ओर ले जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चवन्नी छाप गुंडे साधु का भेष धारण करके लोगों को ठग रहे हैं। कोई किसी सड़क पर हरी चादर बिछाकर खुदा का डर दिखा रहा है तो कोई किसी और रास्ते से पाखंड फैला रहा है। आपको यकीन नहीं हो तो सुबह शाम किसी शराब के ठेके के पास खड़े होकर देख लीजिए। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। अब आपको बताते हैं कि गोदी मीडिया शब्द क्यों प्रचलन में आया। भांड बनकर मीडिया की भीड़ जब सत्ता पक्ष की चाटुकारिता की अति करने लगी, तब गोदी मीडिया जैसा शब्द तेजी से प्रचलन में आने लगा। रवीश कुमार जैसे कई वरिष्ठ पत्रकारों ने गोदी मीडिया शब्द को इतनी बार बोला है कि अब यह शब्द आम लोगों तक पहुंच चुका है। हालांकि गोदी मीडिया के इस युग में कुछ पत्रकार विपक्ष की गोदी में भी बैठे हुए हैं और उनका एजेंडा सिर्फ केंद्र सरकार की हर योजना की खामियां तलाशना रहा है। मगर भांड मीडिया की इस भारी भीड़ के बीच भी कुछ चैनल्स, समाचार पत्र, सोशल मीडिया और इंटरनेट के अन्य माध्यमों पर सक्रिय पत्रकार, लेखक, कवि और स्वतंत्र विचारक निष्पक्ष रहकर भी अपना काम कर रहे हैं। इन्हीं के बदौलत दशकों से चली आ रही सत्ता की तानाशाही के बीच लोकतंत्र जिंदा है। यह तानाशाही कभी कम रही तो कभी ज्यादा, मगर कलम की ताकत हर युग में तलवार की धार से तेज रही है। दोस्तों, गोदी मीडिया शब्द इसलिए कुछ ज्यादा प्रचलित होने लगा क्योंकि मेरे जैसे हजारों पत्रकार साथियों ने सिर उठाकर जीना छोड़ दिया। मीडिया घरानों से अलग भी कुछ पत्रकारों ने जहां कलम और आवाज को बेचने का काम शुरू कर दिया, वहीं कुछ साथियों की कलम भय के कारण जेब से बाहर नहीं आई। यह भय दो तरफा रहा, मीडिया घरानों के मालिकों से भी रहा और दबंग सत्ता से भी। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, प्रकाश की उम्मीद बाकी है। कुछ हिम्मत वाले पत्रकारों की कलम के बल पर लोकतंत्र की रोशनी जिंदा है, जिंदा थी और शायद जिंदा रहेगी। नेहरू से नफरत और नरेंद्र मोदी को महामानव बनाने के पीछे भी गोदी मीडिया ही सबसे अधिक जिम्मेदार है। चुनाव निकट होने के कारण गोदी मीडिया की सक्रियता भी बढ़ गई है। इसी कारण इन दिनों नेहरू से नफरत और नरेंद्र मोदी की महामानव की छवि बनाने का काम तेजी पकड़ रहा है। हमारे जैसे हजारों लोग जाने अनजाने उन लोगों के मोहरा बन रहे हैं जिनकी जिद दूसरों को गलत और केवल खुद को सही ठहराने की है। समय की मांग को देखते हुए ही आज हम गोदी मीडिया के साथ नेहरू से नफरत और महामानव मोदी की चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने 2 दिन पूर्व ही राष्ट्रीय स्तर के चैनल पर नई दिल्ली स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय किए जाने और दिवंगत कांग्रेसी नेताओं, विशेषकर नेहरू गांधी के नाम से सैकड़ों की संख्या में योजनाओं और संस्थानों के नाम होने को लेकर चल रही बड़ी बहस को सुना था।
दैनिक जागरण ने भी कल के अपने संपादकीय पृष्ठ पर इसकी चर्चा की है, लेकिन दूसरों को नसीहत देने से पहले मैं अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय उन वरिष्ठ पत्रकारों की सूची में शामिल होने से थोड़ा सा बचना चाहता हूं जो किसी भी दिन किसी भी योजना के लिए नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं करते और पूरा समय केवल मोदी विरोध के नाम पर दूसरों को गोदी मीडिया कहकर कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। सूची में शामिल होने से बचने का अर्थ यह कतई नहीं है कि मैं उनका आलोचक हूं। मैं अभिव्यक्ति के उनके अधिकार का सम्मान करता हूं और उनके अधिकांश विचारों पर अपनी सहमति की मुहर भी लगाता हूं। केवल एक ही कारण उनकी सूची से बच रहा हूं, क्योंकि मैंने उन्हें कभी भी मोदी सरकार की किसी योजना या कार्यक्रम की तारीफ करते हुए नहीं सुना, जबकि ऐसा होना असंभव है कि कोई सरकार एक भी अच्छा काम न करे। अब बात नेहरू गांधी के नाम पर योजनाओं की लंबी सूची की। इस मामले में जिस दल का दांव लगा उसी ने अपनी मनमानी की है। क्षेत्रीय दलों को देखें या राष्ट्रीय दलों को, कोई पीछे नहीं है। कांग्रेस ने सबसे अधिक समय तक राज किया, सबसे अधिक समय तक शासन किया, इसलिए उसकी मनमानी की सूची ज्यादा लंबी होना स्वाभाविक है। इसे भाजपा या किसी अन्य दल की छोटी सूची से तुलना करना न्याय संगत नहीं है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में जितने नामकरण हुए हैं उनका औसत कांग्रेस के 60 वर्ष के कार्यकाल के आधार पर निकालें तो चीजें स्पष्ट होने में समय नहीं लगेगा। इस बारे में मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। मैं किसी भी महापुरुष के नाम से सार्वजनिक खर्च से सार्वजनिक जमीन पर चौक चौराहों के नामकरण, संस्थाओं के नामकरण और स्मृति स्थल बनाने के पक्ष में कतई नहीं हूं। अगर कोई अपनी जमीन में अपने पैसे से ऐसा करता है तो करें, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लोग मेरे इस विचार से अगर असहमत हैं तो भी मैं उनका सम्मान करता हूं और एक दूसरा सुझाव भी साथ में दे रहा हूं। केवल उसी महापुरुष की प्रतिमा सरकारी खर्च पर सरकारी जगह में लगनी चाहिए और उसी महापुरुष के नाम से कोई संस्थान बनना चाहिए जिसे उनकी मृत्यु के 75 वर्ष उपरांत भी पूरा देश महापुरुष के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो। ऐसा तभी किया जाए जब देश की कम से कम 3/4 आबादी इस बात पर सहमत हो। इस सहमति की जांच के लिए एक अच्छा मैकेनिज्म विकसित किया जाना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि नामकरण के मामले में भाजपा सरकार भी न्याय नहीं कर पा रही है। अच्छा होता मोदी और उनकी टीम कांग्रेस की बड़ी लाइन को छोटी करने के लिए अपनी लंबी लाइन खींच देती, मगर मोदी जी और उनकी टीम के सदस्य तो कांग्रेस की बड़ी लाइन और कांग्रेस के बड़े नेताओं का ओछे हथकंडों से कद छोटा करने में लगे हुए हैं। नाम बदलने की बजाय नए संस्थान बनाते और मनचाहे नाम रख लेते। आपका प्रचंड बहुमत है मोदी जी, आपको रोक कौन रहा था? आप नए नाम से नई योजनाएं लाते, आप ऐसा करते तो आपका कद छोटा नहीं होता, संभवतः तारीफ भी मिलती। जिस तरह कुछ वर्षों से नेहरू जी को सोशल मीडिया पर शर्मसार होने की हद तक निशाने पर लिया जा रहा है, उससे आलोचकों की खीज ही जाहिर होती है। दुनिया जानती है नेहरू ने देश के युवाओं को ऊंची उड़ान भरने का सपना दिखाया था। भाखड़ा नंगल जैसे बांध, IIT और IIM जैसे संस्थानों का सपना नेहरू ने ही देखा था। वह विश्व नेता थे। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई भूल नहीं हुई होगी या उनका कोई फैसला गलत हुआ ही नहीं होगा, मगर सब गुड़ 17 शेर नहीं हो सकता। नेहरू का कद घटाने के लिए आप किसी को भी उनके साथ बिठा देंगे, ये कोई चलने वाली बात है? क्या पूज्य हेडगेवार के नाम पर या किसी अन्य महापुरुष के नाम पर बनाए गए भवन का नाम बदलकर आने वाले समय में कुछ और करना न्याय संगत रहेगा? कदापि नहीं। म्यूजियम उनके बनते हैं जो इतिहास रचते हैं। नेहरू व गांधी ने इतिहास रचा था। यहाँ बात इंदिरा गांधी की करते हैं। अगर इंदिरा गांधी की तरह मोदी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देते, बांग्लादेश बना देते, तो फिर भारत का पूरा मीडिया उन्हें भगवान ही बना देता। मोदी जी देश से बड़ा कोई नहीं होता। कुछ वर्ष पूर्व तक भाजपा की यही नीति थी, व्यक्ति नहीं संगठन बड़ा है। लेकिन दुनिया जानती है कि आज मीडिया की मेहरबानी से बनाए गए नरेंद्र मोदी के महामानव जैसे कद के सामने टीम भाजपा कहाँ खड़ी हुई है। इस मामले में भी मैं अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहूँगा। इंदिरा इज इंडिया कहना भी गलत था और यह कहना भी गलत है कि मोदी नहीं होंगे तो देश नहीं बचेगा। यह तो 140 करोड़ लोगों का अपमान है कि पूरे देश में एक मोदी ही बुद्धिमान है। मेरे भाई जरा सोचिए, PM तो एक ही व्यक्ति बन सकता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि शेष लोग बुद्धिमान नहीं हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के बराबर के या उनसे अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं। ऐसे में पूरे दिन सोशल मीडिया पर यह कहना कि मोदी नहीं होंगे तो देश नहीं बचेगा, चाटुकारिता से अधिक कुछ नहीं है। ऐसी चाटुकारिता हमें नहीं चाहिए। हो सकता है मोहन भागवत ही मोदी से अधिक बुद्धिमान हो सकता है अमित शाह उनसे अधिक विवेक रखते हो। इंदिरा गांधी के जमाने में भी ऐसा ही हुआ था। गांधी परिवार को खुश रखने के लिए तब के प्रादेशिक क्षत्रपों ने भी खूब नामकरण किए।
अपने परिवार के नाम पर भी ऐसा किया गया। दूसरे अधिकांश दल भी अपने पूर्वजों को महिमा मंडित करने के मामले में पीछे नहीं रहे हैं। इसी कारण मुझे आज नामकरण को लेकर अपने विचार आपसे साझा करने पड़े। अब एक सवाल नेहरू व इंदिरा गांधी पर निशाना साधने वालों से भी पूछना चाहूंगा। नेहरू जी वर्ष 1947 से वर्ष 1964 तक 16 वर्ष 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। इसी तरह इंदिरा गांधी पहले 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 11 वर्ष 59 दिन प्रधानमंत्री रही, जबकि बाद में 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक मृत्यु पर्यंत पीएम रही। इसके बाद सत्ता राजीव गांधी ने संभाली। वह 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। देश के प्रत्येक प्रधानमंत्री ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया है, लेकिन यहाँ मेरा सवाल उन लोगों से है जो मोदी को महामानव मानकर और भाजपा के दुष्प्रचार का शिकार होकर कांग्रेस के पूर्व के वरिष्ठ नेताओं को खलनायक मानने लग गए हैं या खलनायक बताने में लगे हुए हैं। मेरा उनसे यह सवाल है कि क्या आपके परदादा, दादा या पिता बेवकूफ़ थे जो वे बार बार कांग्रेस को चुन रहे थे? यहाँ तक कि आपातकाल के बाद दूसरी बार फिर से इंदिरा गांधी को सत्ता सौंप दी थी देश ने। हमारे बुजुर्गों ने अगर कांग्रेस के पक्ष में बार बार फैसले दिए थे तो उसमें कुछ खास बात थी। उस कुछ खास का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए और सोचिए, क्या हमारे पीएम मनमोहन सिंह के समय देश ने कम तरक्की की? क्या आपको लगता है कि देश में आज भी उनकी कुछ नीतियों का अनुसरण हो रहा है? हो रहा है। मनमोहन की कई नीतियां आज भी लागू है। ऐसे में यह सोचना चाहिए कि वह कौन लोग हैं जो आए दिन मौनी बाबा कहकर एक सज्जन प्रधानमंत्री को अपमानित करते रहे हैं। हम बचपन से लाल बहादुर शास्त्री को सम्मान के साथ पढ़ते आए हैं। उनका जय जवान जय किसान का नारा जुबान पर आज भी चढ़ा हुआ है। क्या नरसिम्हा राव के समय तरक्की नहीं हुई? लंबी सूची है। क्या राजीव गांधी के कारण कंप्यूटर क्रांति का सूत्रपात नहीं हुआ? दोस्तों, हर प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ किया है। मोदी जी, आप भी फुटप्रिंट छोड़कर जाएंगे, मगर आज आपके कामकाज के मूल्यांकन का सही समय नहीं है। अभी तो मेरी चिंता धर्म के नाम पर बढ़ रहे पाखंड को लेकर है। इन पर फिर किसी दिन विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे। बस आप एक बार 15 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद रेवाड़ी में हुई अपनी पहली पूर्व सैनिक रैली में किए गए अंधश्रद्धा से दूर रहने के आह्वान और एक अन्य कार्यक्रम में गौ भक्तों और गौ सेवकों को दी गई अपनी नसीहत पर अमल करवा दीजिए। देश बच जाएगा, देश बन जाएगा, देश दौड़ पड़ेगा, भारत महान राष्ट्र बन जाएगा। मोदी जी, चलते चलते एक अहम बात, मैं आपकी कुछ अच्छी योजनाओं की तारीफ भी करता हूँ, पूरी नहीं तो अधूरी। इतनी तो एक पत्रकार की आदत भी होती है, कमियां ढूंढना भी हमारा काम है। स्वतंत्रता दिवस के दिन ही मैंने एक कार्यक्रम में आपकी आयुष्मान योजना की सराहना की है, मगर ये पूरा समाधान नहीं है। यह तो मरहम है, जबकि इस समय जरूरत बड़े ऑपरेशन की है। मोदी जी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और न्याय गरीब और अमीर के लिए आज भी भेदभावपूर्ण है। क्या एक अमीर व्यक्ति जिस तरह का वकील कर सकता है, वैसा वकील गरीब को मिल सकता है? क्या एक अमीर व्यक्ति जिन अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकता है, वहां तक गरीब की पहुंच हो सकती है? क्या जिन स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें गरीब का बच्चा पढ़ सकता है? ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीवी चैनल्स पर और समाचार पत्रों में बहस के विषय तो आज ऐसी ही असमानता होनी चाहिए, मगर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पा रहा है। जब भी टीवी खोलिए या अखबार के पन्ने पलटिए, आपको ऐसा मसाला मिलेगा जो या तो हिंदू मुसलमान के बीच खाई चौड़ी करने का काम कर रहा होगा, या नेहरू और इंदिरा गांधी की नीतियों की आलोचना हो रही होगी, या एक पाखंडी कल का भविष्य बता रहा होगा, कह रहा होगा कल क्या होगा, बता रहा होगा कल क्या होने जा रहा है। इन्हें रोकिए मोदी जी। आप भाजपा के महामानव हो। अपने कद का और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आप भारत को अंधविश्वास से मुक्ति भी दिला सकते हो और वैज्ञानिक चित्त का तोहफा भी दे सकते हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मोदी जी चाहें तो ऐसा संभव भी है, क्योंकि आज के दिन पाखंड फैलाने वाले लोग जितनी मोदी की सुन सकते हैं और मान सकते हैं, उतनी किसी दूसरे नेता की बात नहीं मान सकते। पीएम सर, मेरा निवेदन स्वीकार करें। नाम बदलना छोड़कर काम की गति बढ़ाना तेज कीजिए। ये मत पूछिए कांग्रेस ने क्या दिया, ये कांग्रेस की ही देन है जिससे मेरे जैसा अदना सा आदमी अपने पीएम को सलाह दे रहा है, अपने पीएम से सवाल कर रहा है, लेकिन थोड़े से डर के साथ। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। धन्यवाद।